नमस्कार बच्चों, नमस्कार स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, सब लोगों को जीनियस साइंस की तरफ से नमस्कार और जीनियस साइंस में वेलकम। बच्चों, दोस्तों, स्टूडेंट, पेरेंट, अभी हम इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड देयर रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारा इसके पहले जो हमने लिया था इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड देयर रिलेशन में बहुत सारा कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल मैंने आपको दिया है, कुछ डेफिनेशंस हमने लर्न किए हैं और यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ये दोनों मॉडुलस हमने लर्न किए हैं। लेकिन अभी जो हम बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट है और वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो आप लास्ट में कमेंट करके, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकॉन दबाओ और सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि आप वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए एक एनर्जी होता है। आपको लगेगा कि लाइक करने के बाद इन्हें बहुत एक पैसे मिलते होंगे। लाइक के कुछ पैसे नहीं होते, यूट्यूब पे पैसा बोले तो बात अलग है, लेकिन आपके लाइक से पैसे नहीं आता, आपके व्यू से पैसे नहीं मिलते, खाली आपके लाइक से एक एनर्जी मिलती है। यानी कि एक वीडियो के इतना लाइक मिला, यानी कि ये वीडियो ऐसे ऐसे क्वालिटी का था, यानी कि इतना अच्छा था, सबको अच्छा लगा, ऐसा उसका मतलब होता है। तो इसीलिए आप ये, अगर ये काम आपको अच्छा लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये काम बहुत अच्छा है, सबको फ्री में दे रहे हैं, सबको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो। और दूसरी एक बात ऐसी है कि इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि गुरु दक्षिणा देना चाहते तो खाली गुरु दक्षिणा हमारे लिए एक लाइक और 10-15 बच्चों को शेयर करो। बस हम आपके लिए जैसा टाइम दे रहे हैं वैसा ही आप आपके दोस्तों के लिए टाइम दें, क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ हम अच्छे लोगों को शेयर करते हैं। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप अच्छे हैं तो अच्छे लोगों को ये अच्छा वीडियो आप शेयर करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ओके, चलो हम आगे का जो कुछ बचे वाला जो पार्ट है ये हम आगे देखते हैं। इसलिए मैं अभी यहाँ आपको दिखा रहा हूँ यंग्स मॉडुलस वगैरह जो हमने पढ़ा है, ये खाली एक रिवीजन के वास्ते मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है ये आपको समझ में आए। हमने यंग्स मॉडुलस लास्ट पीरियड में हमने लर्न किया है, लास्ट वीडियो में लर्न किया है, उसका इक्वेशन भी मैंने आपको दिया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वगैरह बहुत कुछ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसके पहले वीडियो में बता दिया था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप एक बार उसे थोड़ा सा रिवाइज करके देख सकते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इन दोनों का रेशो दिया था। ये रेशो लेने के बाद इस तरह से आपको यंग्स मॉडुलस मिला। तो यंग्स मॉडुलस में क्या था? टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ था, यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ था। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन पढ़ने के बाद उसके बाद हमने लर्न किया था, उसके बाद ये देखो इस तरह से आपको फार्मूला भी दिया था मैंने, इसका बहुत अच्छी तरह से फार्मूला मैंने आपको समझाया है और इसके ऊपर कुछ फार्मूले भी, यानी कुछ इक्वेशंस भी, कुछ लॉज भी मैंने आपको दिए थे। लॉज, तो लॉज ऑफ इलॉन्गेशन के बारे में। ओके, लॉज ऑफ इलॉन्गेशन यानी कि यंग्स मॉडुलस किस तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और मैं कल एक बात बताना भूल गया, मुझे अभी शायद बताई थी, उसी वीडियो में बताई थी शायद। ओके, बताए लॉज ऑफ इलॉन्गेशन, विच आर द लॉज ऑफ इलॉन्गेशन, ऐसा आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के लिए विच आर द फॉलोइंग लॉज ऑफ इलॉन्गेशन, तो इनमें से ए, बी और दूसरा इस तरह से सी दिया जाएगा, डी दिया जाएगा, जो कुछ भी, और विच इज द रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग, इस तरह से भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैं हर एक वीडियो में मैं आपको स्पेशली बता देता हूं, स्पेशली मैं आपको बता देता हूं कि हर एक वीडियो, हर एक लाइन देखते वक्त आपको ये समझना चाहिए कि इस लाइन पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं।
इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। तो आप लाइन पढ़ते हुए आपके दिमाग में, जैसे चेस खेलते वक्त हमारा दिमाग हर एक प्ले पे चलता है, हर एक पॉसिबिलिटी ऊपर हम जैसे दिमाग लगाते, उसी तरह से इसके ऊपर हर एक लाइन के ऊपर आपको वैसे ही यहाँ दिमाग चलाना होता है। नीट का प्रिपरेशन, जी का प्रिपरेशन, सीईटी का प्रिपरेशन बोले तो स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक सेंटेंस के ऊपर हमें बारीकी से देखना होता है। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हर एक एंगल से 360 डिग्री एंगल से उस क्वेश्चन को, इस लाइन को हमें देखना होता है। अगर हम उतनी हमारी कैलकुलेशन चलाते रहेंगे हर एक लाइन के ऊपर, तो हमारा एमसीक्यू का बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन होता है। और मैं अक्सर बताता हूँ नॉर्मल तो पास हर एक बच्चा हो जाता है, साइंस पास होने के लिए नहीं है, साइंस पास होने के लिए नहीं रहता। तो साइंस में मेरिट मिलाने के लिए, मेरिट लाने के लिए साइंस होता है। साइंस में सबसे ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नीट जी में मार्क्स लाने के लिए ये साइंस होता है। साइंस सादा पढ़ने के लिए नहीं होता, पास होने के लिए नहीं होता। ओके, इस तरह से लॉज ऑफ इलॉन्गेशन मैंने आपको बता दिए, यानी कि हर एक कंसेप्ट आपको बहुत बारीकी से समझना होता है, हमारे डेली लाइफ को उसे अप्लाई करना होता है। वैसे भी तो मैं आपको फिजिक्स जो कुछ भी कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूँ, वो ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैं हमारे डेली लाइफ को कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर एक एग्जाम्पल में मेरा समाधान नहीं हुआ तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, तीसरा लेता हूँ, यानी कि जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ये बच्चों को अभी समझ में आया होगा, ऐसा जब लगता है तभी मैं आगे की बीट की तरफ मुड़ता हूँ। क्योंकि व्यूज मिलाने के लिए तो एक चैप्टर के ऊपर ओके 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 कैसे ऐसे अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन व्यूज के लिए नहीं, एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ाते हैं। ओके, चलो इस तरह से ये 5 लॉज मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से बता दिए। उसके बाद मैंने आपको बल्क मॉडल्स भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और एक बार भी वीडियोस आप देख सकते हैं, जो कल वीडियो, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाए वो आप देख सकते हैं और कंसेप्ट क्लियर कर ले सकते हैं। इसके ऊपर जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में इसके ऊपर एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। अंदर बीच बीच में ये एग्जाम्पल्स वगैरह लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लॉग टेबल भी आपका कवर करना है। फिजिक्स के लिए लॉग टेबल जितना जरूरी होता है उतना, जो जरूरतमंद जितना पार्ट है, जरूरी जितना है उतना लॉग का, लॉग, एंटी लॉग, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट देखना, एक जो यानी कि जो नेसेसरी चीज़ें लॉग टेबल की, वो मैं आपको परफेक्ट करके लेने वाला हूं। और उसके बाद इस चैप्टर के एग्जांपल्स में लेने वाला हूं। मुझे 10वीं के बच्चे, 12th के बच्चे, 11th के बच्चे, सब बच्चे लॉग टेबल के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबके लिए मैं ये कॉमन लेने वाला हूं। इसके बाद मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी बता दी। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में क्या था कि कितना कंप्रेस हो सकता है, उसका मैंने ये बताया था आपको। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। ओके, देन एसआई यूनिट, सीजेस यूनिट वगैरह वगैरह सब डिटेल में मैंने आपको बताया है। इसके बाद गैस इलास्टिसिटी में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पॉइंट बताए हैं, ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। अभी हम देखने वाले हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो पॉइंट है ना बाकी बचे वाला, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये पॉइंट अभी हम देखने वाले हैं। ओके, इस तरह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो क्या है इसमें, चलो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या है देखो। देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू द चेंज इन शेप ऑफ बॉडी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के बारे में बता रहा हूं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू द चेंज इन शेप। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? द चेंज इन शेप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके चेंज इन शेप के बराबर ये रिलेटेड होता है। ओके, यानी कि यहां क्या होता है, द चेंज इन शेप टू इट्स ओरिजिनल शेप।
यानी कि शेप के बराबर रिजिडिटी डिपेंड होती है। जैसे कि हमने टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ देखा, उसके बाद बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेंथ देखा, और अभी हम देख रहे हैं इस तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो देखो द रेशियो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस टू शीयरिंग स्ट्रेंथ, वही है ना रेशियो, द रेशियो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेंथ टू शीयरिंग स्ट्रेस टू शीयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ओके, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम एन से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? एन से इंडिकेट करते हैं हम इसे। ओके, देन इफ ए इज द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका शेप में चेंज हो जाता है। मैंने बोला था अगर कोई हम मड का, कीचड़ का कोई हम एक क्यूब बनाते हैं और क्यूब के ऊपर अगर एक साइड को हम अगर फोर्स लगाते हैं तो वो जो क्यूब रहता है वो क्यूब का शेप बदल जाता है, उसकी साइज बदल जाती है, शेप बदल जाती है, आड़ा टेढ़ा बन जाता है। वो बराबर है ना। वो जब टेढ़ा बन जाता है तो उस वक्त उसकी जो रिजल्टेंट उसके ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं हम शीयरिंग स्ट्रेस। और उसके शेप में जो कुछ भी चेंज आपको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज शीयरिंग स्ट्रेन। ओके, और इन दोनों का रेशो जो आता है दैट रेशो इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, एंड देन ये देखो इस तरह से ये फेस मैंने आपको यहां दिखाया है इस तरह से, है ना। ये जो है ना, ये जो क्यूब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये जो क्यूब है इसके ऊपर हमने जो फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो व्हाइटिश पार्ट मैंने आपको लाइन दिखाई है, तो लाइन व्हाइटिश लाइन बोले तो उसका शेप चेंज होता है उसका। ओके, देन फोर देखो इफ ए इज एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, ये क्या है? इफ ए इज एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, एरिया ये जो है ना एरिया, ये जो ए है ईच फेस का, जो कुछ भी क्यूब हम देते हैं उसी क्यूब का जो कुछ भी फेस होता है वो फेस में आपको यहां बता रहा उसका एरिया है। तो कितना आएगा ये? तो देखो शीयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, विच इज इक्वल टू एफ अपॉन ये आता है, एफ अपॉन ये। ओके, देन द शीयरिंग स्ट्रेन इज और शीयर, उसे हम शीयर भी कहते हैं, शीयरिंग स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि शीयरिंग स्ट्रेन और शीयर, इस उसे हम क्या कहते हैं? शीयर कहते हैं। शीयरिंग स्ट्रेन को दूसरा वर्ड क्या है? शीयर है। तो वो क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो इस तरह से ये मटेरियल है, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी लैटरल बोले तो साइड वाइज, साइड से हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने, ये जो है ना, ये जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ इस तरह, इसका फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इस तरह सा टेढ़ा हो जाता है, और ये टेढ़ा होने के बाद ये जो ओरिजिनल लेयर रहता है, ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये जो लेयर होता है इस तरह से ये लेयर ऐसा सरक जाता है, अंदर सरक जाता है, और उसी तरह से ये जो साइड है ना, ये भी इस तरह से सरक जाती है। अगर ये दोनों भी साइड ऐसे अगर आगे सरक रही है तो उसके ओरिजिनल शेप में बदल होता है। अगर देन इसका अगर हम डिवाइड करते हैं इस दोनों का तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा आता है, और इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू शीयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शीयर, जो है अभी शीयरिंग स्ट्रेस, ये दो के शीयरिंग स्ट्रेस है, डिवाइडेड बाय ये शीयर है, ये शीयर, दिस इज द शीयर बोले तो, यानी कि शीयरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों का रेशो। तो रेशो आने के बाद ये क्या है? एफ बाई ये है, एफ बाई ये है ये, और डिवाइडेड बाय ये है tan थीटा, बोले तो थीटा, दिस इज कॉल्ड एज थीटा। ओके, तो आगे क्या लेंगे? दिस ईटा से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें। अगर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा आता है, एफ अपॉन ए थीटा, क्योंकि ये खाली थीटा है और थीटा डिवाइडेड बाय 1 रहता है, और उसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरह से ये आता है, देखो एफ बाय थीटा अपॉन, एक मिनट, एफ बाय ए अपॉन थीटा बाय ये, थीटा बाय 1 आता है, थीटा बाय 1। ओके, तो इसे क्या करेंगे हम? थीटा बाय ए इंटू 1 बाय थीटा,
एफ बाई ए इंटू 1/θ, यानी कि एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू थीटा, इस तरह से ये वैल्यू आती है। थीटा क्यू जैसे दिख रहा है लेकिन इस तरह से ये थीटा होता है। ओके, तो इस तरह से एक इक्वेशन हमारा आ गया। तो इसकी वैल्यू एफ लिख के, एरिया निकाल के और थीटा लिख के, एंगल जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसका वो पूरा लिख के हम ये ईटा डिटरमाइन कर सकते हैं। ईटा बोले तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ओके, देन ओनली सॉलिड पजेसेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओनली सॉलिड, खाली सॉलिड में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, बराबर है। जैसे कि यंग्स मॉडुलस मैंने आपको बताया था, ओनली सॉलिड पजेसेस। उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो कि बल्क मॉडुलस था। उसके बाद ये बता रहा हूं मैं आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओनली सॉलिड पजेसेस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओनली सॉलिड पजेस करता है। द लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट शेप ऑफ देयर ओन। उनका एक फिक्स ऐसा शेप नहीं होता, और शेप नहीं होने की वजह से, वो एक शेप नहीं होने की वजह से एक परफेक्ट यानी कि गैस और लिक्विड में ये आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखने को नहीं मिलती। हेंस दे डू नॉट पजेस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसलिए उनमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये कांस्टेंट आपको वहां देखने को नहीं मिलता। कहां देखने को नहीं मिलता? गैस और लिक्विड में। गैस और लिक्विड में ये कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से हमने यहां मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने समझाई है। ओके, अभी हम क्या देखते हैं, चलो एक टेबल में आपको दिखाने वाला हूं, एक टेबल देने वाला हूं, वो टेबल आप लिख लीजिए। वैसे भी तो अगर एग्जाम्पल में जो इलास्टिक कांस्टेंट रहते हैं वो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाती है, आपको याद नहीं रखना होता। यानी कि इतनी वैल्यूज याद रख के उसका कैलकुलेशन करना बोले तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत टेंशन की बात है, लोड की बात है। इसलिए ये आपको एग्जाम में दिए जाते हैं कैलकुलेशन के लिए। गिवन डाटा में ब्रैकेट में वैल्यूज दिए जाती है। यानी कि अगर एल्यूमिनियम है तो उसका कांस्टेंट दिया जाता है, अगर कोई गोल्ड है तो उसका कांस्टेंट दिया जाता है, सबका कांस्टेंट आपको दिया जाता है। ओके, जो बच्चे अभी जो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कौन कौन है? महेश है, कमला जी है, यशराज गर्जे है, अरुणा गुरव है, उसके बाद दूसरा सुजाता शेवड़े भी है, अनुराधा गुरव, ओके, वर्षा चौधरी है, उसके बाद अद्वैत पाठक भी है। इस तरह से ये बच्चे भी है। तो देखो आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने ए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको बताया। देखो अब क्या कर रहे हैं हम, सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स मैं आपको दे रहा हूं। ये हमारे बुक में नहीं है, जो बोर्ड का हमारा जो बुक है ये बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल दे रहा हूं मैं आपको। एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा बोले तो ये याद करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल करते वक्त आपको दी जाती है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त जो कुछ भी ये नंबर, ये जो आंकड़े आप देखोगे तो उस वक्त आपको ये समझना चाहिए कि ये वैल्यू ये चीज के लिए है। ऐसा आपको जब समझ में आता है तो आप बहुत इजी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एक पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वैल्यूज दे रहा हूं। और भी ये आप लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लीजिए। ओके, तो चलो क्या है, ये मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? देखो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, निकेल है, स्टील है, टंगस्टन है। आप बोलेंगे सर फिर इसके ऊपर ही एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है क्या? नहीं बेटा बच्चों, इसके ऊपर गोल्ड सिल्वर जो है ना, प्लैटिनम भी पूछा जा सकता है। यहाँ है क्या प्लैटिनम? नहीं है। तो प्लैटिनम के ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है और प्लैटिनम की वैल्यू भी आपको दी जाएगी। ओके, प्लैटिनम की वैल्यू भी आपको दी जा सकती है। और इनका एल्यूमिनियम का ये यंग्स मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस है एल्यूमिनियम का, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और ये बल्क मॉडुलस है। सीक्वेंस आगे पीछे किया है मैंने। ओके, पढ़ाते वक्त मैंने ये लास्ट में पढ़ाया और ये मिडल में था। अभी वैल्यूज देते वक्त मैं इसको मिडल में ले रहा हूं और ये बाद में आता है। ओके, फिर भी देखो
यंग्स मॉडुलस एल्यूमिनियम का कितना आता है, तो 7.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 आता है एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में क्या है, तो देखो 2.6 लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लीजिए, अटेंडेंस भी दिया करो। रमेश अक्किवार है, जो बच्चे हैं वो बच्चे अपना अटेंडेंस वगैरह दिया करो। यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और जो बच्चे अभी के बाद में जो देखने वाले हैं 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 4 साल में, ये वीडियो अपलोड करने के बाद, वो भी कौन कौन इसने देखा आपका नाम भी यहाँ कमेंट किया करो। ओके, तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है एल्यूमिनियम के लिए, ये है 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और एल्यूमिनियम के लिए बल्क मॉडुलस है 7.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। इस तरह से ए वैल्यू आती है। ओके, तो आगे का पार्ट क्या है, दैट 13 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 आ जाए, 13 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10। ये किसके लिए, यंग्स मॉडुलस है कॉपर का, कॉपर की वैल्यू, कॉपर का बल्क मॉडुलस है 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। बल्क मॉडुलस है उसका 14.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। ये रहा कॉपर के बारे में। अब देखते हैं हम गोल्ड के बारे में, गोल्ड के लिए। तो गोल्ड का क्या है देखो, तो गोल्ड का है सिल्वर, ये देखो इस तरह से सिल्वर। ओके, सिल्वर, ये गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए कितनी वैल्यू है, तो गोल्ड के लिए 7.8 10 टू द पावर ऑफ 10 है, 2.7 10 टू द पावर ऑफ 10 है। अगर उनकी वैल्यू अगर हम लिख के कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। सिल्वर की क्या है, तो सिल्वर की देखो इस तरह से सिल्वर, तो सिल्वर की है 8.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और उसके बाद सिल्वर के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है 3.0 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और बल्क मॉडुलस वैल्यू है 10.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और इसके बाद लेड की वैल्यू क्या आती है, तो लेड की वैल्यू, लेड बोले तो लेड जिसे हम शीशा कहते हैं, शीशा। ओके, इट्स वैल्यू इज 1.6 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है 0.56 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और 4.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और इसके बाद निकेल की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, 7.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 और 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 आती है। ओके, एंड देन स्टील की वैल्यू क्या है, तो स्टील है देखो 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है और 8.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। और देन 17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10। इस तरह से ये वैल्यू आती है, इस तरह से ये पूरे वैल्यूज है। और लास्टली ये टंगस्टन, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, अगर ये आप मुझे बताते तो अच्छा रहेगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हमारे घर में बर्तन वगैरह बनाने के लिए, गोल्ड है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, सिल्वर है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, लेड होता है तो लेड का इस्तेमाल बहुत सा जगह किया जाता है बैटरी वगैरह बनाने के लिए हमारे। ओके, निकेल बैटरी बनाने के लिए, निकेल कैडमियम सेल बनाने के लिए, स्टील जो है बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो टंगस्टन है हमारा जो बल्ब रहता है ना, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी अर्क लैम्प, तो अर्क लैम्प में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये रहे सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स, ये रहे सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स है। ओके, हम आगे देखने वाले हैं पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो, आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे, पॉइजन का रेशो क्यों बता रहे, है ना। पॉइजन्स रेशो बोले तो क्या है, इस तरह से ये वैल्यू, टंगस्टन की वैल्यू मैंने नहीं दी थी। ओके, टंगस्टन की वैल्यू 40 10 टू द पावर ऑफ 10 है, 15 10 टू द पावर ऑफ 10 है और 20 10 टू द पावर ऑफ 10 है। इनकी ये वैल्यू टंगस्टन की वैल्यू है। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस है। ओके, तो बल्ब की फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका तो जनरलता इस्तेमाल यूज वगैरह आपने देखा ही है। ओके, चलो अब देखते हैं हम पॉइजन्स रेशो। ये देखो इस तरह से पॉइजन्स रेशो है। पॉइजन रेशो बोले तो जितना पॉइजन ज्यादा लेगा वो उतना लोग जल्दी मरेगा। यही रेशो देना है क्या हमें यहाँ, नहीं है, नहीं भाइयों ऐसा मत करो। अगर कभी 4 मार्क्स कम भी पड़ते हैं तो कैसा यानी कि रूठना भी नहीं, घर पे रूठना भी नहीं। जो मार्क्स मिलता है, हाँ एक काम है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
मेहनत करो, जम के मेहनत करो, और मेहनत करते 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 मेहनत में आनंद भी लिया करो, मजा लिया करो। क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है, दिल लगा के मेहनत करता है, तो उसका जो कुछ भी रिजल्ट होता है वो रिजल्ट अच्छा ही होता ही है। रिजल्ट अच्छा ही होता है उसका। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ऑफ कोर्स उसको आनंद अच्छा ही मिलता है। अगर आपको आनंद चाहिए तो पहले क्या करो, कंसिस्टेंसी रखो अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलरिटी रखो अपने काम में। और जब आप रेगुलरिटी रखते हैं तो आपको हर एक चीज में दिलचस्पी आ जाती है, आपको काम करने में उत्साह आ जाता है। लेकिन कल क्या था, आज क्या है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसका प्लानिंग किया करो और चलते रहिए। बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा। और जो अभी तक दुनिया में जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी नया करके दिखाया है ना, तो उन लोगों ने अपने काम में कंसिस्टेंसी लगा के रखी थी। अगर हम राइट बंधु के बारे में देखते हैं, राइट बंधु बोलते हैं ना, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एयरप्लेन का इन्वेस्टिगेशन लगाया। आपको मालूम है एरोप्लेन का इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करने में एक की मौत हुई है, ये आपको पता है क्या? दोनों भाई ने एरोप्लेन का रिसर्च किया, ये दुनिया को मालूम है। लेकिन रिसर्च करते वक्त एक की मौत हो गई है, ये आपको पता नहीं होगी, लेकिन एक की मौत हो गई। एरोप्लेन शुरू में उड़ाना चाहा, कुछ हद तक लेके गए, नीचे आ गए, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया। उसके बाद दूसरा ट्राई था, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर जाके गिरे, कुछ और ऊपर गए, बाद में गिरे, लेकिन उनको लगा नहीं, वो डेथ नहीं हुआ। लेकिन बाद में ऐसे कुछ हाइट पे वो एरोप्लेन गया, को एरोप्लेन नीचे लाना उन्हें आया नहीं। नीचे लाने के लिए उनको जो कुछ भी टेक्नोलॉजी थी, वो नीचे लाने की टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा कम रह गया, नीचे नहीं ला पाया। वो वहां से एरोप्लेन, फ्यूल खत्म होने के बाद वहां से एरोप्लेन गिर पड़ा, और एरोप्लेन गिर पड़ने के बाद उसमें एक की मौत हो गई, है ना। दुनिया को खाली इतना ही मालूम है कि राइट बंधु ने एरोप्लेन का रिसर्च किया, दुनिया को एक बड़ी गिफ्ट दे दी, लेकिन उन्होंने उनमें बलिदान भी दिया। ये किसको पता है? जैसे हम बोलते हैं, बहुत बड़ी सुंदर ऐसी बिल्डिंग हमको नजर में आती है, हम देखते हैं, बहुत सुकून से देखते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, बुर्ज खलीफा देखते हैं, अमेरिका का ट्विन टावर था वो देखते हैं, मलेशिया का एक ट्विन टावर है वो देखते हैं। मलेशिया में मैं जाके आया, ट्विन टावर में घूम के आया, वहाँ का एक मलेशियन टावर है, उसमें भी मैं ऊपर जाके आया, उसमें भी कुछ फोटोज़ है मेरे पास, बहुत सारे फोटोज़ हैं, उसका भी वीडियो बना के मैं डालना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को लगेगा कि ये क्या डाल रहा है यार, खुद का भी पर्सनल डाल रहा, ये देख के हमें क्या करना है, ऐसा लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं डाल रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये जो है ना, जो चीज़ें, यानी कि उसके पीछे जो है पॉइजन्स रेशो में आपको यहाँ बता रहा हूँ, सब्जेक्ट को क्रॉस करके नहीं जा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ये वैल्यू। ओके, चलो आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पॉइजन्स रेशो। ओके, द पॉइजन्स रेशो ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ट्रैक, यानी कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड बताने के डायरेक्शन में गया था। ओके, पॉजिटिव बोलने के डायरेक्शन में गया था। ओके, लेकिन एक कुछ हद तक, यानी कि उतनी बड़ी टावर दिखती है, लेकिन उनके अंदर जो नींव रहता है ना, वो नींव की तरफ हम नहीं देखते, ये बताना है मुझे। ओके, ये मैं पॉइजन्स रेशो आपको बता रहा हूं, पॉइजन्स रेशो। ओके, देखो, एक्सप्लेन द पॉइजन्स रेशो ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन। क्या है? द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, ये बहुत अच्छी तरह से समझना होगा आपको। द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी तो मैं, आप बोलेंगे सर पहले तो आपने बताया था एक स्ट्रेन बोले तो एक खाली उसकी लेंथ बढ़ती है, लेकिन लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों को मैं बता देता हूं। देखो, एक ऐसा वायर है, देखो इस तरह से एक वायर है ना, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ये भी मालूम है आपको, पता है। लेकिन इसकी लेंथ इंक्रीज होते ही उसकी साइज डिक्रीज होती है, ये मालूम है।
अगर कोई चीज़ अगर आप स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ती है, उस साइज साथ में उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है साइज डिक्रीज होती है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से जो साइज डिक्रीज होती है उसे कहते हैं हम लैटरल स्ट्रेन। यानी कि जो इसकी डायमीटर होती है ना, शुरू की जो डायमीटर होती है ना, वो डायमीटर डिक्रीज हो जाती है। यानी कि इतनी साइज होती है, उसकी साइज कम हो जाती है, यानी कि उसकी डायमीटर कम होती है, उसकी रेडियस कम होती है, रेडियस कम होती है, डायमीटर कम होती है। इसका मतलब है कि लैटरल स्ट्रेन हो गया, साइड से वो चेंज हो गया, है ना। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोले तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी ओरिजिनल लेंथ यल है और इलोंगेशन इसका स्मॉल यल आ गया, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और उसकी साइज कम हो गई, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन। और इन दोनों का रेशो अगर आप देते हैं तो दैट रेशो इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशो, है ना, पॉइजन्स रेशो, जो कि मैं अभी बोल रहा था। कम ज्यादा वगैरह है ना, ये जो कम ज्यादा है, मैं यहां से आया था वो पॉजिटिव बोलते वक्त आपको कि जितनी मेहनत है उतना आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। मैं इस तरह से पॉइजन से लेके आया था, मैं आपको ही समझा रहा था, मैं ही भूल गया कि पॉइजन, ये देखो सुसाइड वगैरह जो है ना, जिनके पास दम नहीं होता जिंदगी जीने का, ये निसर्ग में, नेचर में फाइट करने की ताकत नहीं होती, खाली वो ही सुसाइड करते हैं। निसर्ग उन्हें ही जीने देता है जिनमें जीने की ताकत होती है, फाइट करने की ताकत होती है। और जिनमें ताकत नहीं होती, जिनमें फाइट नहीं होती, फाइट नहीं कर सकते, वो अंदर का बीच में ही रास्ता बदल देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अगर छोड़ के चले जाने का डिफरेंट एंगल्स है। अगर कोई मेहनत करता है, कोई बच्चा मेहनत करता है, फिजिक्स का स्टडी करता है और उसे प्रॉब्लम नहीं आते है कुछ देर तक मेहनत करने के बाद भी उसे अगर प्रॉब्लम नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो ट्राई रहता है वो ट्राई छोड़ देता है। लेकिन जो मेहनत वाला रहता है ना, जो डट के रहता है, जो चिपक के रहता है अपने काम को, अपने मेहनत को, वो एक ना एक दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही दिखाता है। क्योंकि उसे पता रहता है ये प्रॉब्लम आदमी ने ही बनाया है, मानव ने ही बनाया है, तो इसका सॉल्यूशन मानव के पास ही होगा ना, मानव के ही पास होगा। अगर मानव के पास इसका सॉल्यूशन होगा तो मैं कौन हूं, मैं मानव हूं ना, तो मुझे क्यों नहीं आएगा, मुझे आएगा, आना ही पड़ेगा। इसी मेहनत करता है और उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेता है और मजा लेता है वो। उसके बाद में जब उसको सॉल्यूशन मिलता है ना, 4-5 बार कैलकुलेशन करने के बाद जब उसको आंसर मिलता है ना, तो बहुत आनंद होता है उसे, बहुत मज़ा आता है उसे, और मज़े में झूमता है वो, डांस करता है वो मज़े में, क्योंकि उसे इतना आनंद होता है, इतना मज़ा आता है उसे कि बहुत मज़ा लेता है वो। उसी तरह से है ये, यानी कि ये पॉइजन बोले कि पॉइजन से ये आ गया। ओके, तो चलो क्या है, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ यल। ओके, कंसीडर वायर ऑफ लेंथ। अभी मैंने आपको बताया था एक वायर थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी यल, उसकी डायमीटर थी कैपिटल डी, उसकी डायमीटर इस तरह से है ना, इस तरह से एक कैपिटल यल है लेंथ। ये बड़ी सी वायर है, ऐसी बड़ी सी, थोड़ी सी जाड़ी सी वायर है, और इसकी डायमीटर है देखो कैपिटल डी है, और इसकी जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ, राइट, वेरी गुड, बता दिया यशराज गर्जे ने, बता दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट है बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही तो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन भाई मुझे मोटिवेशनल बोलना बोले तो बहुत एनर्जी आ जाती है, मुझे बहुत बोलना चाहता हूँ मैं, लेकिन क्या करें, सब्जेक्ट अपना फिजिक्स है ना, फिजिक्स छोड़ के तो नहीं जा सकते, इसीलिए मैं स्पेशली मोटिवेशनल स्पीच करने वाला हूँ संडे को, हर संडे को सेशन लेने वाला हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है मोटिवेशनल बोलने में। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। अभी देखो 6 बच्चे हैं, कभी कभी ये 35-40 भी रहा करते थे, अभी 6 है खाली, कभी 9 होते, कभी 19 हो जाते। ये देखो 9 के सामने एक दिन मैं 900 लगाऊंगा, क्या 900 लगाऊंगा, और 900 बच्चे लाइव आएंगे 11 के, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। 900 के बाद 9000 करने का मैं सोच रहा हूँ। मैं कभी, यानी कि मैं रिवर्स नहीं आऊँगा, चलते रहेगा आगे,
कभी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता ही रहता है। ओके चलो, मैं क्या बता रहा था, ये रेडियस है, ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर, ये देखो इसकी रेडियस है यल है, उसके डायमीटर सॉरी लेंथ यल है, डायमीटर इसकी डी है, समझ रहे हैं ना आप, डायमीटर डी है। देखो मैं इसे बार बार ड्रॉ करना बोले तो बहुत तकलीफ होता है, इसे थोड़ा सा मैं इधर ही ऐसा खींचता हूं। ओके ये रहा डायमीटर, इस तरह से समझ में आया डायमीटर। ओके एंड इट्स फ्री एंड अप्लाइड अ लोड एम, उसका जो एंड है ना ये फ्री एंड, ये फ्री एंड को हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, फ्री एंड लोड एम एंड स्ट्रेचिंग अ फोर्स एफ, एक स्ट्रेचिंग करने वाला जो फोर्स रहता है उसका, ये फोर्स स्ट्रेचिंग करने वाला जो फोर्स रहता है ना, दैट फोर्स इज द एफ। ओके एंड द चेंज इन लेंथ, उसकी फोर्स अप्लाई करने के बाद लेंथ तो बढ़ती है, ये तो मालूम ही है आपको। देखो अभी कितने थे, 9 थे, अभी कितने हो गए, 12 हो गए, ऐसे आगे पीछे आते जाते। ये बस जैसा है, पैसेंजर बैठता है, स्टेशन आने के बाद उतरते हैं, दूसरा बैठता है, आगे चला जाता है, उतरता है, आना जाना ये लगता ही है। ओके चलो, देन यल एंड द चेंज इन द डायमीटर डी, डायमीटर डी, चेंज इन डायमीटर बोले तो क्या है, ये कैपिटल डी दिया मैंने, अब मैं आपको स्मॉल डी दिखा रहा हूं। स्मॉल डी कहां है, ये स्मॉल डी देखो, ये वायर स्ट्रेच होने के बाद इसकी लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ने के बाद इसकी साइज डिक्रीज होगी, इस तरह से इसकी साइज डिक्रीज होगी, होगी ना साइज इसकी डिक्रीज, ये साइज इस तरह से डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने के बाद इसकी जो कुछ भी डायमीटर बचेगी वो डायमीटर रहेगी स्मॉल डी। ओरिजिनल जो बड़ा सा वायर था उसकी डायमीटर कैपिटल डी, वायर श्रिंक हो गई, स्ट्रेच करने के बाद श्रिंक हो गई, श्रिंक होने के बाद उसकी डायमीटर बची स्मॉल डी। और स्मॉल डी बोले तो इसकी रेडियस भी कुछ ना कुछ होंगी ना भाई, होंगी ना कुछ रेडियस उसकी होती है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देखो द लैटरल स्ट्रेन, ये देखो लैटरल स्ट्रेन यानी कि लैटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमीटर, कितना चेंज हुआ डायमीटर उसका, ओरिजिनल जो कुछ भी बाकी बचता है, बचे वाला है, लेकिन चेंज इन डायमीटर, उसका जो कुछ भी डायमीटर चेंज होता है, दैट चेंज्ड डायमीटर इज द स्मॉल डी है, और ओरिजिनल डायमीटर दैट इज द कैपिटल डी है। समझ में आया ना? ओके इस तरह से। और इसके बाद जो पॉइंट है देखो, दैट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके ये देखो इसमें फंक्शन भी नहीं है, ये लिखे वाला थोड़ा सा उठा के अगर बाजू में रखते तो बहुत अच्छा था, देखता हूं क्या है। ओके और इसके बाद जो है देन आपको दिख तो रहा होगा ना। ओके चेंज इन लेंथ, चलो इसे साफ कर देता हूं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, कैपिटल एल थी, चेंज कितनी हो गई, स्मॉल एल से हो गई, दैट स्मॉल एल चेंज इन लेंथ स्मॉल एम, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। अगर दोनों का रेशो अगर हम लेते हैं तो एल बाय एल एंड दिस इज द स्मॉल डी बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का रेशो लेते हैं, इन दोनों का रेशो लेते हैं, तो इन दोनों का रेशो लेने के बाद क्या आएगा, पॉइजन्स रेशो इज इक्वल्स टू क्या है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूड। ये देखो लैटरल, तो क्या है ये, इस तरह से लैटरल स्ट्रेन क्या है, स्मॉल डी बाय कैपिटल डी डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये देखो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल है, बराबर है। ओके देन और इसके बाद देन